एमपीपीएससी मेंस 2022 का पेपर 1। तो वो देख लेते हैं आज कैसा पेपर आया। तो 3 मार्कर में जो पहले ही सवाल पूछा, सौदायिक और असौदायिक से क्या तात्पर्य, ये आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो ये नॉर्मली ज़्यादातर नोट्स में हमें ये सवाल भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल उसने पूछा, उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सरस्वती सभ्यता के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 2 स्थलों के नाम बताइए। तो एक तो आपको पता होगा सबसे पश्चिमी जो स्थल है और पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के खिलाफ है। फिर चौथा सवाल उसने पूछा, खिलाफत का अंत किस मंगोल शासक ने किया। तो चंगेज खान था ना, उसने खिलाफत का अंत किया था। पांचवा सवाल उसने पूछा 3 मार्कर में, मुगल काल में कबूलियत क्या होती है। ये भी लूसेंट में दिया है। तो कबूलियत जो होती थी किसने, शेरशाह सूरी ने चालू करा था और ये एक तरीके से पट्टा था, भूमि का अधिकार पत्र हुआ करता था। फिर आता है सिद्ध साहित्य परंपरा से क्या तात्पर्य है। फिर अगला उन्होंने पूछा, पोलीगर विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो जो पोलीगर विद्रोह हुआ था 1802 से लेकर 1805 के बीच तमिलनाडु में हुआ था। फिर अगला सवाल उन्होंने 3 मार्कर में पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति प्रथम बार अपनी नीति कब और किस वर्ष घोषित की थी। नवा सवाल है 3 मार्कर में, तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो जो तेभागा आंदोलन हुआ था वो भैया बंगाल में हुआ था और किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था। फिर भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 86 के अंदर 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची स्तूप और 2003 में भीमबेटका। कलचुरी कालीन 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया था। तो जो कलचुरी कालीन 64 योगिनी मंदिर है जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है और ये कलचुरी शासक युवराज द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। 12वां उन्होंने 3 मार्कर पूछा, राजा भोज द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम बताइए। तो राजा भोज के 2 ग्रंथ, एक सरस्वती कंठाभरण और दूसरा था श्रृंगार मंजरी। 13वां सवाल 3 मार्कर में, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी। फिर 14वां सवाल 3 मार्कर में, ठगी का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। तो ठगी का जो दमन करा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सिलीमन की सहायता से करा था। फिर 15वां जो सवाल है, बाईजी बाईस का संबंध किस राजघराने से था। तो ये 3 मार्कर है जिसमें से तकरीबन 5 से 6 3 मार्कर आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं और 3 एक आप बना सकते हो, बाकी के तो सर पे से गए। अब कुछ देख लेते हैं 5 मार्कर। तो जैसा उन्होंने पहला पूछा, अशोक के गुहा लेखों पर टिप्पणी करिए। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो जिसमें मौर्य काल कंप्लीट करा था उसमें ये सवाल मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर संगम युगीन संस्कृति एवं समाज के विषय में लिखिए। तो ये तो डायरेक्ट सवाल उन्होंने पूछ लिया। फिर बलबन ने तुर्की अमीरों की दमन की समस्या पर लिखिए। तो तुर्क अमीर जो थे, जो हम देखते हैं रजिया सुल्तान के काल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, तो उनको दबाने के लिए उसने क्या क्या करा था, जैसे कि हम देखते हैं रक्त एवं लोहे की नीति का पालन करा था, सिजदा एवं पेवोस लिया आया था, तुर्क अमीरों का दमन कर दिया, तुर्कान ने चहलगानी का दमन करा। तो उसी से हमें 5-6 पॉइंट यहाँ पर लिख देना है। फिर अगला आता सूफी शब्द को समझाइए, ये भी डायरेक्ट सवाल आ गया। फिर मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखिए। तो आप इसमें क्या लिखोगे, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था। फिर दादा भाई नौरोजी की ब्रिटिश नीति के बारे में समझाइए। तो दादा भाई नौरोजी की अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें पहली बार बताते हैं कि कैसे इंडिया से पैसा विदेशों में मतलब ब्रिटेन में जा रहा है, ठीक है, मतलब के धन के निष्कासन सिद्धांत के बारे में वो पूछ रहा है। फिर आता है गोदना के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। तो गोदना जो है वो शायद भील जनजाति में प्रचलित होती है गोदना। फिर चरण पादुका मेला और शहीद मेले पर संक्षिप्त टिप्पणी करी। तो चरण पादुका में एक वो याद रखना, 14 जनवरी 1931 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह एक घटना हुई थी। फिर 9वां सवाल, राष्ट्रकूट वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी सीधा सवाल हो गया। इसमें राष्ट्रकूट के बारे, राजाओं के बारे में, उनकी कला एवं संस्कृति के बारे में, प्रशासन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख कर जाना था। फिर गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश के बारे में भी लिखिए। तो ये भी डायरेक्ट सवाल हो गया आपका। चलिए अब 11 मार्कर देख लेते हैं।
नालंदा बिहार पर एक लेख लिखिए। अब ये थोड़ा 11 नंबर के लायक इसमें कंटेंट आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन पल्लवकालीन कला पर प्रकाश डालिए, इसका 11 नंबर का कंटेंट आपके पास उपलब्ध है नोट्स में। फिर 3.2 शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे, वर्णन कीजिए। या भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये भी डायरेक्ट पूछ लिया, अगर आपने MPPSC का सिलेबस देखा होगा तो उसमें ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन के भारतीय समाज पर आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। तो ये डायरेक्ट सवाल उसने सिलेबस से पूछ लिया। फिर अगला पूछा उसने, हिंदू कोड विल पर एक लेख लिख लिया, इसके अथवा में दे दिया सांची क्यों प्रसिद्ध है, वर्णन कीजिए। ये आपका आ गया। फिर अगला उसने पूछा जंगल सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए, और एक और पूछ लिया रियासतों के भारत में विलय की विवेचना कीजिए। जैसा कि सिलेबस में उसने लिखा कि आज़ादी के बाद के प्रमुख घटनाक्रम, उससे संबंधित सवाल है। फिर 3.5 महाराजा वेंकट रमन सिंह के प्रशासनिक सुधारों के विषय में लिखिए। तो ये तो भैया सिलेबस से बाहर की चीज़ हो गई। लेकिन अवंतीबाई की स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए। ये आपका डायरेक्ट सवाल सिलेबस से आ गया। अब देख लेते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में उसने पहला सवाल पूछा जो कि इजी है कि आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण बताइए। तो जैसे एटना हो गया, स्ट्रॉम वैली हो गया और कोलिमा हो गया। फिर उसने पूछा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का नाम बताइए और स्थिति बताइए। तो इसमें आ जाएगा मासिनराम, मेघालय। आग्नेय चट्टानों के 3 उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो जैसे ग्रेनाइट हो गया, साइडाइट हो गया, ग्रेवो हो गया, बेसाल्ट हो गई, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण होते हैं। भारत में तांबा भंडार वाले 3 प्रमुख राज्य कौन से, तो एक राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के वनों के 3 प्रकार लिखिए। फिर कान्यन घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये भी डायरेक्ट हो गया आपका। फिर 9वां सवाल है, ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों के नाम लिखिए जहाँ पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। 10वां सवाल उसने पूछा भूमिगत जल के पुनर्भरण के 3 स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में लिखिए। यही सवाल उसने 2020 में भी पूछा था। फिर 11वां सवाल जो कि डायरेक्ट है, NDMA क्या है, ठीक है। फिर उसने पूछा 12वां आपदाओं के समय संचार के वैकल्पिक साधन क्या है, ये सिलेबस से डायरेक्ट पूछा। अगर आप सिलेबस देखोगे तो वैकल्पिक संचार के साधन उसने लिख रखा है। फिर 13वां सवाल सुदूर संवेदन में कितने प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं। 14वां भूस्थितिक उपग्रह की ऊंचाई एवं गति लिखिए, ये लूसेंट में मिल जाएगा आपको। 15वां सवाल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS सर्वप्रथम कहाँ विकसित किया गया था, इसके बारे में बताइए। मतलब GPS का इतिहास पूछ रहा। फिर 2.1 तिब्बत के पठार पर एक लघु टिप्पणी करिए कि तिब्बत का पठार कहाँ पर है, उससे कौन कौन सी नदियाँ निकल रही, ठीक है। उसको आप इस तरीके से बता सकते हो कि अभी उस पर भारत और पाकिस्तान, चाइना और इसी से रेशम मार्ग वगैरह निकलता था पहले। फिर भूकंपीय तरंगों के प्रकार लिखिए P, S और L, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। जेट स्ट्रीम क्या है। फिर भारत में मिट्टियों के प्रकार कौन कौन से, काली मिट्टी, जलोढ़ और लाल मिट्टी। 2.5 मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या पर एक लघु निबंध लिखिए। फिर 2.6 नेशनल न्यूज़ पेपर मिल पर संक्षिप्त टिप्पणी नेपानगर के बारे में, जो कि दोबारा अब स्टार्ट हो चुका है। महामारी कोविड-19 पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सुरक्षित निर्माण से आप क्या समझते हैं। 2.9 सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय विकिरण का महत्व बताइए। 10वां सवाल उसने पूछा है GIS में कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। फिर आगे देखते हैं 3.1 ज्वालामुखी क्या है और विश्व में ज्वालामुखी का वितरण समझाइए। दूसरा सवाल एक जैसा हो गया। फिर चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर आगे 3.2 में उसने पूछा भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दीजिए। फिर उसने पूछा प्रवास क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये सिलेबस से डायरेक्ट आ गया भैया। फिर मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण को समझाइए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इससे हमें शिक्षा क्या मिल रही। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे तो आप इसको डायरेक्ट का डायरेक्ट चेप के आ सकते हो। फिर ये मालवा पठार की भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दी, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया उसने पिछले साल का।
फिर पेयजल में अशुद्धियों के प्रमुख स्रोत क्या है, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, ये सिलेबस की डायरेक्ट लाइन आई है। फिर आगे देखते हैं, मानव जनित आपदाओं को भोपाल गैस दुर्घटना के उदाहरण सहित समझाइए। फिर भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रमुख तत्व, प्रक्रिया, अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए, ये सिलेबस की सीधी लाइन है। फिर उसने पूछा जीपीएस के उपयोग, लाभ एवं सीमाओं का विवरण दीजिए, तो ये भी सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछा है। तो अगर हम देखें तो हिस्ट्री के अंदर कुछ 3 मार्कर आउट ऑफ द सिलेबस हैं, बाकी तो पेपर ठीक ठाक है। तो दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।